अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी हम ज़रूर स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे जो हमें डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के हिसाब से हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इससे, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन से। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले तो आपकी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, सही है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिस तरह दूसरी ब्रांच होती है लाइक लीनियर अलजेब्रा हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। इसी तरह से आपकी स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो क्या करती है, वो यूज़ होती है किस पर्पज़ के लिए? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, ठीक है। ये आपकी चार पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। सही है। अच्छा, कलेक्ट करना डेटा, हमने डेटा कलेक्शन पढ़ी नहीं है, डेटा कलेक्शन हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, और ज़रूरत भी मुझे डेटा कलेक्शन पढ़ने की। लेकिन होता क्या डेटा कलेक्शन? डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी चीज़ का डेटा मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, हम या डिफरेंट स्क्रैपिंग आपको आइडिया हुआ, वेब स्क्रैपिंग होती है, उसकी मदद से हम डेटा को लेकर आ सकते हैं, API की मदद से डेटा को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी डेटा कलेक्शन के अंदर पार्ट आता है। अब लेट से कि अगर आपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, वो क्या करेगा, लेट से एनिमल्स को काउंट करेगा, एनिमल्स लेट से कैट और डॉग फॉर एग्जांपल। तो लेट से आपने क्या किया, किसी का कैमरा लगा दिया और वहाँ से मूवमेंट हो रही है एनिमल्स की, तो आपने क्या करना है, अब सबसे पहले तो मशीन लर्निंग मॉडल को ये ट्रेन करवाना पड़ेगा कि वो प्रिडिक्ट कर सके सक्सेसफुली कि कौन सा एनिमल कैट है और कौन सा एनिमल डॉग है। तो आपको उसके लिए कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगी, क्योंकि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उनके अंदर डिफरेंट होंगी, सही है। मतलब कैट्स के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं फर्दर। तो हमें बहुत सारी इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक। लेकिन अब अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब ये मशीन लर्निंग या AI का ज़माना उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो ये सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता था, गैदर करना पड़ता था, ठीक है, प्रॉपरली। इसके लिए मैंने आपको शायद बताया भी था कि इसके लिए प्रॉपर जॉब्स हुआ करती थी कुछ, शायद हमने डेटा एनोटेशन के नाम से पढ़ा था, डेटा एनोटेटर। वो तो खैर लेबलिंग वाली जॉब थी, लेकिन डेटा कलेक्शन के अलग से जॉब हुआ करती थी कि क्या करो, ये जो आपको टास्क मिला है इससे रिलेटेड हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डेटा हमें कलेक्ट करके प्रोवाइड करो, ठीक है। तो खैर हमने डेटा कलेक्शन नहीं पढ़ी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स किस में इस्तेमाल हो सकती है, आपकी डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। किस तरह होती है अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल पे समझें डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है ये किस तरह का है, ठीक है, उसमें क्या एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब ये बताएंगे कि भाई हमें क्या समझ आया है, ठीक है। एनालिसिस में क्या होता है, आपको याद होगा कि हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक हम उसके विजुअल्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, डेटा के अंदर जो हिडन पैटर्न्स होते हैं उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। शायद अगर आपको याद हो कौन से डेटा सेट पे काम किया था, आई थिंक टिप्स के डेटा सेट पे काम किया था हमने, और उसमें स्ट्रिप प्लॉट, स्वाम प्लॉट और कौन से थे, बॉक्स प्लॉट थे, वाइलिंग प्लॉट थे, इस तरह की हमने चीज़ों को एनालाइज किया था। फिर उसके अंदर हमने फर्दर जब फेसेट प्लॉट्स बनाए थे, तो हमें ऐसी चीज़ें पता चली थी जो हमारे माइंड डायरेक्ट डेटा को देखने के बाद जा भी नहीं सकता था उस तरफ, ठीक है। तो एनालाइज मतलब यही करना है कि हमने उसके डिफरेंट विजुअल्स बनाए, और फिर हम क्या करेंगे, विजुअल्स बनाने के बाद उसको बताएंगे अच्छा भाई अब हमें उस डेटा से ये समझ आ रहा है, इंटरप्रिटेशन करना, समझ रहे हैं। विजुअल एनालाइजिंग के अंदर क्या है कि आपके विजुअल्स बनाना और फिर आपने उससे कुछ इंसाइट्स निकाल ली। फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप पे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई अच्छा भाई इस डेटा के अंदर अब ये बात हो रही है, सही है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत हम परफॉर्म कर चुके हैं डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर, और इन दी एंड क्या करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, सही है। अगर जैसे किसी कंपनी के लिए काम करें तो इन दी एंड हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को, उस विजुअल्स को, उन ग्राफ्स को हमें प्रॉपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या किसी और टाइप की प्रेजेंटेशन बना के उसको हमें कंपनी के जो मैनेजमेंट के बंदे हैं उनके साथ हमने ये प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं, डेटा कलेक्शन होती है, इसमें डेटा एनालिसिस हो सकती है, डेटा इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटिंग ऑफ द डेटा के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स टूल्स एंड मेथड्स टू अंडरस्टैंड मेक सेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा। बिल्कुल वही वाली बात है कि आप क्या कर सकते हैं, इस स्टैटिस्टिक्स की मदद से जो डेटा में हिडन पैटर्न्स हैं उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कंक्लूजन्स, आप उससे डेटा को कंक्लूड कर सकते हैं। लेट से किसी कंपनी का अगर डेटा मौजूद है तो आपने उसके प्रीवियस 10 ईयर्स की हिस्ट्री निकाली और आपने अंदाज़ा लगाया कि किस किस साल उस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, किस साल वो लॉस में रही। इस तरह की आपने वहाँ से सारी इनसाइट्स निकाल ली विजुअल्स बनाकर और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके। फिर आप फर्दर क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर कंपनी जिस रेट से आज काम कर रही है, अगर यही बिजनेस करती रहेगी तो मे बी के नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी कहाँ पे खड़ी होगी। हो सकता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि इसकी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, समझ रहे हैं। तो कंक्लूड कर सकते हैं आप किसके भी हाफ पे, डेटा के भी हाफ पे। सही है, तो सारा क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पे काम चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और डिसीजन ले सकते हैं हम उसके बिहाफ पे। जब हमने कंक्लूजन्स निकाली तो उसके बिहाफ पे हम क्या कर रहे होंगे, डिसीजंस ले सकते हैं कि हमने फर्दर क्या करना है। तो सिंपल क्या है कि भाई आपका ये सारा डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये आपका यूज़फुल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, इन प्रैक्टिस स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड सच एज बिजनेस। कहाँ का यूज़ होती है, ये आपकी हर जगह इस्तेमाल होती है। सिर्फ लाजमी नहीं है कि मैथ की ब्रांच है तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स वाहिद ऐसी ब्रांच है जो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ होते हुए मिलेगी। डिफरेंट सेक्टर्स मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, कोई कंपनी हो, कोई मार्ट हो, कोई जिस तरह की चीज़ हो, आपको हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज़ मिलेगा। सही है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ हो रही है आपकी स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, सोशल साइंसेस में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इसकी फर्दर मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है कि कहाँ का इस्तेमाल हो रही है। फिलहाल के लिए बस ये समझें कि भाई स्टैटिस्टिक्स आपकी मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारी फील्ड्स एंड डिसिप्लिन्स उनमें यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अब प्रॉपर इसका डिपार्टमेंट भी हो सकता है, अदरवाइज हम इसको एट सम लेवल इसको लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी पढ़े क्या लिखा हुआ है। जी, फोरकास्ट क्या होती हैं, फोरकास्ट प्रेडिक्शंस सिमिलर है तकरीबन। जी एग्जैक्टली, पेशन को ही करना। तो अभी जिस तरह मैंने बताया कि आपने किसी कंपनी की स्टेट्स उठाई, प्रीवियस 10 ईयर्स की हिस्ट्री आपने उठा ली और उसमें सब कुछ आपने एनालाइज करने की कोशिश करी कि भाई कंपनी ने क्या क्या प्रोडक्ट सेल करी, उन प्रोडक्ट में कौन सी सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं गोल्डन प्रोडक्ट है जिसने बहुत ज़्यादा बिजनेस दिया, किस टाइम में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हुई, ठीक है। और कौन से कस्टमर्स थे, किस टाइप के कस्टमर्स थे, उनकी लोकेशन क्या थी, वो जो कस्टमर्स परचेज करते थे कंपनी से, जिन्होंने ज़्यादा बिजनेस दिया वो कहाँ रहते थे। इस तरह की आप बहुत सारी डिफरेंट क्या कर सकते हैं, वहाँ से डेटा से इनसाइट्स निकाल सकते हैं विजुअल्स या ग्राफ्स बनाकर, ठीक है। और इसी के भी आप क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन मतलब जैसे उन्होंने बताया पेशन गोई, कि आप फर्दर बता सकते हैं कि अगले कुछ सालों में या अगले साल कंपनी कितना प्रॉफिट बनाएगी, कितना लॉस करेगी, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट अगर वो कंपनी सेलेक्ट करती है, चूँकि पैटर्न्स होते हैं ना। अब लेट से कि अगर हम वेदर के हिसाब से बात करें तो वेदर के हिसाब से अगर कोई क्लॉथिंग बिजनेस है तो वेदर के हिसाब से क्या होगा, वो लाजमी चेंज होगा, सही है। तो वेदर के हिसाब से प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि भाई इस मंथ से लेकर इस मंथ तक की आपकी ये वाली प्रोडक्ट बहुत चलेगी मार्केट के अंदर। ये कहाँ से पता चला होगा आपको डेटा से पता चला होगा जो आपने उससे इनसाइट्स निकाली होंगी, ठीक है। तो सिंपल रखें कि क्या होता है, कलेक्शन है, एनालाइजिंग है, इंटरप्रिटेशन है और डेटा को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, फोरकास्ट और प्रेडिक्शन कर पाते हैं, सही। थोड़ी सी ड्राई है लेकिन जो की पॉइंट्स हैं बस उसको याद रख लें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो आपकी डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए। चलें, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कितने टाइप्स की स्टैटिस्टिक्स हैं, 2 टाइप्स की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल, सही है। अब दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, तो आप लोग डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऐसी समरी इसकी बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो तकरीबन वही चीज़ें लिखी हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए। कलेक्शन होती है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, एनालिसिस परफॉर्म करना, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन, ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, सही है।
और फर्दर क्या लिखा हुआ है, समरी हम निकाल लेते हैं डेटा की। जो हमें डेटा मिला उसको हम समराइज़ कर रहे हैं, उसको हम समझ कर उसको हम उसके अंदर पैटर्न्स को तलाश करके हम उसको समराइज़ कर रहे हैं, कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके फीचर्स को, ठीक है। अब वो कोई प्रोडक्ट वाइज फीचर भी हो सकता है या सेल वाइज फीचर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। डेटा के अंदर जो आपको मिला आप बस उसको बता रहे हैं, सिंपल, ठीक है। बस डेटा में आपको जो चीज़ मिली, लॉस हो रहा तो आपने लॉस को निकाल लिया, प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट को निकाल लिया, जो भी डेटा में मौजूद है आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स अगर इसको डिस्क्रिप्टिव को हम बताएं ना सिंपल वर्ड्स में, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपकी वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग डेटा पर काम कर रहे हैं, समझें क्या बोल रहा हूँ मैं। एग्जिस्टिंग डेटा पर अगर आप काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग डेटा पर अगर आप काम कर रहे हैं, उससे इंसाइट्स निकाल रहे हैं कि भाई हिस्ट्री के अंदर, मतलब पास्ट के अंदर कंपनी का ये ट्रेंड रहा, ठीक है। ये प्रोडक्ट इतनी चली, इस प्रोडक्ट ने इतना लॉस किया, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ से मंगवाई तो हमें प्रॉफिट हुआ, वहाँ से मंगवाई तो हमें लॉस हुआ, ठीक है। डेटा के अंदर मौजूद जो चीज़ें मौजूद है ना, इनसाइट्स मौजूद है, वो निकाल रहे हैं आप, सही है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाती है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन निकालते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिडिक्शंस करते हैं। अगर आप डेटा को समझने के बाद अब फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या बिहेवियर होने वाला है इस डेटा के बिहाफ पर, सही है। मशीन लर्निंग मॉडल इसी तरीके से काम करते हैं कि आपने उसको ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद आपने उसको अनसीन डेटा दिया, न्यू डेटा प्रोवाइड किया, तो क्या करेंगे वो उस पर अपनी वर्किंग करेंगे। उन्होंने जो डेटा के अंदर पैटर्न समझे होते हैं, फिर आपको अनसीन डेटा के हिसाब से आपको प्रिडिक्शन बता रहे होते हैं। तो क्या मतलब है कहने का कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इन्फर करते हैं। इन्फर बेसिकली बोलते हैं प्रिडिक्ट करने को, ठीक है, प्रिडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना। तो अगर आप डेटा को समझकर फ्यूचर के बारे में कुछ काम कर रहे हैं, फ्यूचर रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर का डेटा मौजूद नहीं है अभी तक हमारे पास, लेकिन फ्यूचर रिलेटेड अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी क्या कहलाएगी, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो समरी क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपकी जो ओल्ड डेटा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, अगर आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आप इंसाइट्स निकाल रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री की, पास्ट की इंसाइट्स निकाल रहे हैं, डेटा के अंदर हिडन फीचर्स को निकाल के बता रहे हैं, तो वो क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करो, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, मतलब आप ये बोलेंगे कि मैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है जिसकी मदद से हम ये कर पाते हैं, प्रिडिक्शन कर पाते हैं, सही है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कुछ अलग टेक्निक्स हैं डेटा को तलाश करने की, डेटा में इंसाइट्स निकालने की। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ अलग टेक्निक्स हैं, कुछ अलग क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स हैं, कुछ अलग फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है बहुत जी जी। इन्फर और इंटरफियर, इन्फरेंशियल है ये, इसी की बात करें ना अब इस वर्ड की, ये इन्फरेंशियल है बिल्कुल। इन्फर आपका एक वर्ड है, वर्ब है, सॉरी वर्ब है, ठीक है। और इन्फरेंशियल आई थिंक आपका शायद नाउन होगा या क्या होगा, कोई है अच्छा इंग्लिश वाला यहाँ पे बंदा, खैर जो भी है। इन्फरेंशियल और इन्फर, इन्फरेंशियल से इन्फर मतलब निकला, इन्फर बेसिकली वर्ब है आपका, ठीक है। तो लेकिन है आप एक कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक तो बहुत बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करी हैं। अब आ जाए यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल। जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलेशन और सैंपल का, ठीक है। तो ज़रा एक मतलब पढ़ें सब कि पॉपुलेशन क्या होता है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉपुलेशन ओवरऑल होती है और सैंपल जो हम पॉपुलेशन में निकालते हैं, बिल्कुल। अच्छा भाई पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आया होगा। अब देखें इसको सिंपल समझते हैं हम कि लेट से कि एक बंदा है, और मतलब एक बंदा नहीं, एक टीम है फॉर एग्जांपल, और वो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है लेट से। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा कि एक तो आपको मालूम है सेंसस होते हैं, ठीक है, मर्दमशुमारी होती है, और किस तरीके से होती है, वो हर जगह जाके सब लोगों को काउंट किया जाता है कि कितने लोग हैं, घर घर जाके तलाश मतलब मालूम किया जाता है कि भाई कितने लोग हैं, ठीक है। और अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है तो क्या होता है, वो CNIC या बेफाम वगैरह इस तरह की चीज़ें देख के जाते हैं कि अच्छा भाई हाँ इतने लोग रहते हैं, ठीक है।
तो एक तो ये हो गया। लेकिन लेट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम ना एक पाकिस्तान की एवरेज सैलरी निकालते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो बताएं कि एवरेज निकालने का मतलब क्या है, फॉर्मूले के लिहाज से क्या मतलब है एवरेज निकालने का। सबको टोटल करेंगे और उसको जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, सबकी सैलरीज को सम करेंगे, समझ रहे हैं बात को, सबकी सैलरीज को सम करेंगे और क्या हो जाएगा, सैलरीज का सम होगा और डिवाइड होगा किसके साथ, टोटल पीपल या टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, एक एवरेज सैलरी मिल जाएगी, सही है। अच्छा, अब सुनने में तो सही लग रहा है लेकिन इसको रियलाइज़ करें कि क्या कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है इस तरह काम करना, ठीक है। कितनी आबादी है पाकिस्तान की, 25 करोड़ या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। इतने लोगों की सैलरीज मालूम करना जाकर, ऑफ कोर्स मर्दमशुमारी को इतना आसान काम नहीं होता, मंथ्स मालूम करना और फिर उसको सम करना, उसकी अमाउंट को दो तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें क्या होगा, मसला भी होगा कि आपकी जो सैलरी होगी ना वो आउटलायर्स उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी आबादी है वो किस तरह की है, सही है बात। हाँ, और मतलब लोअर या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी अगर हम कंसिडर करें तो लोअर क्लास से बिलोंग करती है मेजॉरिटी, एलीट कम है। लेकिन अगर एक एलीट भी शामिल हो गया, ठीक है, अगर हम अपनी लेट से सबकी सैलरी मिलाए ना, तो अगर एक एलीट आ गया तो क्या होगा, उस एक एलीट की सैलरी की वजह से क्या होगा, हमारा सबका मीन खराब हो जाएगा आउटलायर होने की वजह से, ठीक है। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, आउटलायर वाले कॉन्सेप्ट को। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सबको ही हमने कंसिडर करना है। मैं जस्ट ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम इस उस प्रोसेस पे जाते हैं कि हम हर बंदे से क्या करें, जाके सैलरी मालूम करें और फिर डिवाइड करें, तो समझ लें कितना हेक्टिक काम होगा, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट यहाँ पे समझाना क्या था कि अगर आप किसी भी चीज़ की ओवरऑल क्वांटिटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉपुलेशन बोलेंगे, सही है। अब जैसे यहाँ पे समझें, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एक कंपनी उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, भले वो अपर मैनेजमेंट के हों या बॉसेस हों या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों या जूनियर लेवल के लोग हों, ठीक है, या सीनियर लेवल के लोग हों, सब के सब क्या कहलाएंगे वो एम्प्लॉयज, पॉपुलेशन ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, तमाम एम्प्लॉयज को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है सैंपल, ठीक है। अब सैंपल क्या होता है कि पॉपुलेशन से जाकर इस तरह से पूछगछ करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ऑल्दो कि ये परफॉर्म किया जाता है सेंसस की फॉर्म के अंदर, ठीक है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है और ये प्रॉपर होता भी नहीं, आपको आइडिया होगा, ठीक है, बहुत रफली होता है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो और इसमें धांधली हो रही होती है, सही है। तो पॉपुलेशन पे जाके ये चीज़ परफॉर्म करना तकरीबन इम्पॉसिबल के करीब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आता है सैंपल, ठीक है। और सैंपल क्या होता है, सैंपल बेसिकली सबसेट होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन का सबसेट होता है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। लेट से हम यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन की ना करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स निकालने का मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर किस किस तरह के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई एलीट क्लास हो सकती है, ठीक है, एलीट मतलब सबसे रिचेस्ट जो क्लास है आपकी वो हो सकती है। उसके बाद कौन होगा, अच्छा, एलीट के बाद आपके पास अपर मिडिल या रिच की हम उसको कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कौन होगा, अपर नहीं, पहले तो अपर रखते हैं ना, मतलब एलीट अपर सभी ऊपर की कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट लोग हैं वो लोग, एलीट क्लास उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं। अपर हो गई, फिर मिडिल हो गई, फिर इसमें आप फर्दर क्या बना सकते हैं, अपर मिडिल, ठीक है, लोअर मिडिल, इस तरह करके फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। लेट्स से मैंने आपको फिलहाल लोअर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गए सैलरीज के हिसाब से, ये इनकम के हिसाब से, ये उनकी क्या हो गई, एक क्लासिफिकेशन हो गई। इसमें फर्दर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है इनकी, कि मेल हो सकते हैं और फीमेल हो सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हमने सैलरी निकालनी है तो हमें 22 नहीं होना। 22 होने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ मेल्स की जाके सैलरी मालूम नहीं करेंगे, तो हम हर किसी से मालूम करेंगे, मेल से भी मालूम करेंगे, फीमेल से भी मालूम करेंगे, ठीक है। और कोशिश क्या होगी कि हर किस्म की, मतलब हर एज के लोगों से मालूम की जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
अगर फीमेल कंसिडर करें तो सिर्फ फीमेल वो वाली कंसिडर करें जो 40 साल से ऊपर की हैं, ठीक है। मतलब जो अच्छा कमाती है उसे उनको कंसिडर नहीं करना, हर फीमेल को कंसिडर करना है, उसकी सैलरी जब मालूम करनी है, ठीक है। तो एक जेंडर पे हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, और किस पे आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है? लोकेशन के भी आप पे हो सकती है, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से हो सकती है कि भाई कुछ कराची के हैं तो कुछ इस्लामाबाद के, तो कुछ किसी और लोकेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। भाई बात समझ रहे हैं? पॉपुलेशन में सब चीज़ें शामिल हैं या नहीं है? ये सब चीज़ें शामिल है। तो हम क्या करते हैं, सैंपल बनाते हैं। सैंपल किस तरह से बनाते हैं, क्या लिखा हुआ था कि सबसेट होता है पॉपुलेशन का। सैंपल क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। और सबसेट का मतलब ये होता है कि हम इन तमाम क्लासेस को, ये तमाम क्लासेस क्या हैं, तमाम जो ग्रुप्स हैं, बेसिकली ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉपुलेशन के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, सैंपल बनाते हुए ये मेक श्योर करेंगे कि अगर हम कम लोग कंसिडर कर लें, सैंपल का मतलब क्या होता है कि हमने कम लोगों को कंसिडर करना है। अगर 25 करोड़ आबादी है तो लेट से हम 25 करोड़ पे जा ही रहे, हम 25 करोड़ लोगों से सैलरीज मालूम नहीं करेंगे, सिर्फ कितने से मालूम करेंगे, लेट से 2.5 लाख लोगों से करेंगे। बहुत कम हो गया, कहाँ 25 करोड़, कहाँ 2.5 लाख, बहुत कम हमने कर दिया नंबर। लेकिन 2.5 लाख जो हमने कंसिडर किया है ना नंबर, इन लोगों के अंदर, इन 2.5 लाख लोगों के अंदर मेरे वो तमाम ग्रुप्स होने चाहिए जो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते थे। समझ रहे हैं? जितने भी हम ग्रुप्स बनाएंगे, अभी तो हमने मतलब थोड़े से हमने ग्रुप्स बनाए, अगर हम इसको बहुत डिटेल में ग्रुप बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन तमाम ग्रुप्स को उठाकर सैंपल में कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस ग्रुप का बंदा भी मेरे पास सैंपल में मौजूद है, अपर क्लास का भी, मिडिल क्लास का भी, हर किसी का बंदा मेरे पास इस सैंपल के अंदर मौजूद है जो 2.5 लाख हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ही आपका क्या होगा, सैंपल कंसिडर होगा। अदरवाइज सैंपल आपका पूरी पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बजाय इसके कि हम 25 करोड़ लोगों से जाके सैलरीज मालूम करें, हम सिर्फ 2.5 लाख लोगों से मालूम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2.5 लाख लोग जो हम कंसिडर कर रहे हैं उनके अंदर वो तमाम पॉपुलेशन की ग्रुप्स मौजूद हों जो पॉपुलेशन में मौजूद है। मतलब पॉपुलेशन के तमाम ग्रुप्स मौजूद हों किसके अंदर, सैंपल के अंदर। तो क्या होगा, लेट से हम इमेजिन करते हैं कि 2.5 लाख लोगों के अंदर वो तमाम ग्रुप्स मौजूद हैं पॉपुलेशन वाले। तो अब क्या होगा, अगर हम उनकी सिर्फ 2.5 लाख लोगों की सैलरीज मालूम कर लें और उनको अगर हम एवरेज कर लें तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या, लेट से एक नंबर आया फॉर एग्जांपल 70,000, ठीक है, एक रैंडम नंबर है, ऐसा होगा नहीं, हालांकि बहुत बड़ा नंबर होगा ये, लेकिन एक इमेजिन कर रहे हैं 70,000 नंबर आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एवरेज सैलरी, पाकिस्तान की आबादी की जो एवरेज सैलरी वो कितनी है, 70,000, ठीक है। हालांकि हमने 2.5 लाख लोगों पे काम किया है सिर्फ, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, पूरे 25 करोड़ लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब मेरी पॉपुलेशन के तमाम जो ग्रुप्स हैं वो सब के सब ग्रुप्स या वो सब की सब क्लासेस मेरे सैंपल के अंदर मौजूद हों। तो हम क्या बोलेंगे, सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसकी, पॉपुलेशन की, सही है। तो इस तरीके से हम उस छोटे डेटा सेट पे काम करके भी वो पॉपुलेशन वाला काम अचीव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एक टेक्निक है, और ये टेक्निक कहाँ से आ रही है हमें पता चल रही है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। समझ रहे हैं? ये किससे पता चल रही है हमें, स्टैटिस्टिक्स से पता चल रही है। तो आपके पास ये पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट होता है, सही है। अब जरा पढ़ें दोबारा से एक मरतबा, ये पॉपुलेशन और सैंपल पढ़ें दोनों जल्दी से। हाँ भाई, थोड़ा बहुत सेंस बना रहा है, नहीं बना रहा, ठीक है। अब आ जाए नीचे एग्जाम्पल पे, वही एग्जाम्पल आ गई एम्प्लॉयज़ कंपनी के सारे, अगर हम कंसिडर करें तो क्या कहलाएगा, वो पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को कंसिडर करें जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो क्या है, एक सैंपल नहीं, सबसेट है किसका, पॉपुलेशन का। लेकिन ये प्रॉपर सैंपल नहीं है, ठीक है। हाँ, सैंपल हम इसको आर्ट्स तौर पर बोल सकते हैं, लेकिन क्या है ये, इस सैंपल के अंदर अगर ये प्रॉपर से इसको सैंपल बनाए तो हम क्या बोलेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सैंपल में भी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, ऑल क्रिकेट फैंस, ठीक है। अब वो कहीं भी हैं, लेट से वो स्टेडियम जाके क्रिकेट देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, एलसीडी पे देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, वो सब के सब फैंस क्या होंगे, पॉपुलेशन होगी, ठीक है। लेकिन हाँ,
क्या चीज़? अच्छा, ये दूसरी चीज़ क्या लिखी है? फैंस हु वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम, सिर्फ ऐसे लोग जो स्टेडियम में जाके मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? पॉपुलेशन की, ठीक है, जिसको हम आर्जी तौर पे सैंपल मान सकते हैं, लेकिन ये गुड सैंपल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हर किस्म के लोग मौजूद नहीं हैं, ठीक है। बाकी के तो एग्जाम्पल्स ही पढ़ें। स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वर्सेस हु विजिट कॉलेज फॉर लेक्चर्स, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? जो जाकर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, ठीक है। ऑल पीपल ऑफ द कंट्री वर्सेस लिविंग अब्रॉड। सही है, समझ आ रही है बात? तो पॉपुलेशन सैंपल का आपके पास थोड़ा सा आइडिया हो गया। चलें, अब वही बात जो हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी, वो यहाँ पे लिखे हुए पॉइंट्स कि क्या करना है, हमें इनफ सैंपल साइज बनाना है। इतना इनफ सैंपल हमने बनाना है, सैंपल साइज बनाना है कि पॉपुलेशन के सारे ग्रुप्स मेरे पास सैंपल में कवर हो जाए। अब अगर मैंने आपको 2.5 लाख की एग्जाम्पल दी थी, लेट्स से कि 2.5 लाख के अंदर ना मेरे पुअर क्लास के लोग कवर नहीं हो रहे, सबसे जो पुअर लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा? मुझे सैंपल बढ़ाना पड़ेगा। सैंपल को मुझे 2.5 लाख के बजाय क्या करना पड़ेगा? उसको मे बी के 260 करना पड़ जाए, 270 करना पड़ जाए, मुझे सैंपल साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी हम क्या कर सकते हैं, उस सैंपल पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जो इंसाइट्स निकालेंगे हम वो पॉपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इनफ सैंपल साइज होना चाहिए। रैंडम सिलेक्शन, जो मैंने कहा था, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा अमीर तो सिर्फ अमीरों को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा गरीब है तो सिर्फ गरीबों को कंसिडर कर रहा है। अगर लेट से उस सर्वे के अंदर, इस पूरी प्रोसेस के अंदर, सर्वे के अंदर अगर सिर्फ मेल शामिल है तो सिर्फ मेल को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये बाइसनेस है, ठीक है। मतलब किसी एक कैटेगरी को बहुत फोकस करना है, बाकी सारी कैटेगरीज को छोड़ देना, ये क्या कहलाएगी? आपकी बाइसनेस कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रैंडम सिलेक्शन होनी चाहिए। रैंडम सिलेक्शन करनी है, ऐसा नहीं करना कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर लिया बाकी को इग्नोर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। और फिर क्या लिखा हुआ है? मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जो डेटा हमने सैंपल का उठा लिया है वो लाजमी रिप्रेजेंट करे, ठीक है, किसको? पॉपुलेशन को, ठीक है। कोई मसला इसमें बताएं भाई? समराइज करने की ज़रूरत है या आगे बढ़ो? चलें चलें, ये आप लोगों ने देखा भाई, ज़रा इसको एक नज़र देख के बताएं कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, जल्दी से। चलिए यहाँ देखें, टाइप्स ऑफ डेटा। अगर हम पाइथन के हिसाब से बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, सही है। तो मेनली कितनी टाइप्स के डेटा होते हैं हमारे पास? कैटेगोरिकल डेटा, जिसको हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपकी दो क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, अगर हम कैटेगोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं या क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के डेटाज आते हैं फर्दर। क्या होता है आपका? नॉमिनल। ये नॉर्मल नहीं है, नॉमिनल है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है ज़रा, नॉमिनल डेटा ये, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, नॉमिनल डेटा क्या होता है? जी, 1 2 3 मतलब मे भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको। हाँ भाई, नहीं, न्यूमेरिकल राइट साइड पे, न्यूमेरिकल वाला राइट साइड पे, ये नॉमिनल है। अच्छा, वो आपका होता है ऑर्डिनल डेटा। अब देखें, समझें, नॉमिनल डेटा ना आपका नेम से निकला है। नॉमिनल बेसिकली एक नेम से निकला वर्ड, ठीक है, नेम से निकला वर्ड है। तो किसी भी चीज़ का डेटा, ठीक है, किसी भी चीज़ का नेम, अगर उस डेटा में ऑर्डर मौजूद ना हो, समझें, अगर मैं बोलता हूँ लेट से कि मेरे पास एक लैपटॉप सेट है और मैं आपको बता दूँ मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है, हेडफोन है, लेट से माउस है, एक LCD है, एक CPU है, ठीक है। मैंने आपको वर्ड्स बता दिए, मुझे बताएं कि क्या इन वर्ड्स के दरमियान कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता है कि मुझे बिल्कुल एक सीक्वेंस में बताना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले तो सबके सब ये नेम्स है, मैंने आपको बताया, माउस, कीबोर्ड और LCD स्क्रीन, CPU और हेडफोन वगैरह वगैरह, सबके सब ये नेम्स हैं। लेकिन नेम्स किस तरह के ये कि इनमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं इसको किसी भी तरह बोल सकता हूँ। अगली मरतबा मैं आपको बताऊँगा तो हो सकता है मैं इसकी सीक्वेंस चेंज कर दूँ,
ठीक है, और सीक्वेंस इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह का डेटा आपका क्या कहलाता है, नॉमिनल डेटा कहलाता है। सिंपल वर्ड में ये रख लें भाई, ऐसा डेटा जो नेम रिलेटेड डेटा हो लेकिन उसमें कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी उसको लिहाज से बोल दें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया नॉमिनल डेटा। लेकिन ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, एक ऐसा डेटा जिसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। अब इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है कि कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेट से लिखा हुआ है बैड, नॉर्मल, वर्स्ट, गुड, वेरी गुड, वेरी बैड और एक्सलेंट। अब ज़रा देख के बताएं कि क्या है कि जो डेटा है, क्या इस डेटा को हम किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? हाँ भाई, कि ये किसी ऑर्डर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, किससे चलना है, अच्छी मतलब क्या बोलेंगे, बुरे से अच्छी की तरफ जाना है या अच्छे से बुरे की तरफ? बुरे से अच्छे की तरफ चलें। तो क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहले तो वर्स्ट आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, वेरी बैड आ जाएगा, फिर बैड और नॉर्मल, फिर गुड और वेरी गुड और फिर एक्सेलेंट। तो देखिए ये डेटा किस तरह का डेटा है कि इस डेटा के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है इस तरह का डेटा, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो एक ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये माइंड में रखिएगा। बस सिंपल सी चीज़ क्या है भाई, ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा तो क्या है वो आपका ऑर्डिनल डेटा है, नाम से समझ जाए, ऑर्डिनल, ऑर्डर से निकला है, ठीक है। ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा तो ऑर्डिनल डेटा, नहीं करेगा तो नॉमिनल डेटा, अगर कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। चले नेक्स्ट, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नाम से आपको लग रहा है कि किस तरह का डेटा होगा भाई, नंबर रिलेटेड डेटा होगा, नंबर रिलेटेड, ठीक है। और नंबर हमने पढ़े थे पाइथन में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, हाँ, डेटा टाइप्स के हिसाब से बात हो रही है, फ्लोट और इंटीजर, सही है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्या है, हमारे पास दो लिहाज से यहाँ पे डेटा को कैटेगराइज किया गया है, एक तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा का मतलब क्या है कि प्रॉपर नंबर्स जिसको हम मैथमेटिक्स में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। या अगर पाइथन के हिसाब से देखें तो क्या बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर्स, नहीं फ्लोट नहीं, इंटीजर नंबर्स, ठीक है, मतलब प्रॉपर नंबर्स होंगे। अब अगेन उसी पे आता हूँ कि मेरे पास लेट से 3 लैपटॉप हैं, ठीक है, उनमें से एक छोटा लैपटॉप है, ठीक है, छोटा लैपटॉप है, तो मैं क्या बोलूँगा, 2.5 लैपटॉप, नहीं ना, 3 ही बोलूँगा मैं उसको, सही है। अच्छा, तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा के अंदर हम प्रॉपर नंबर्स यूज़ करते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स का उसमें कोई जिक्र नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, लेट से आप लोग हैं यहाँ पे 30 की क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर 1 या 2 छोटे बच्चे आ गए तो हम क्या बोलेंगे, 28.5 या 29.5, प्रॉपर ही कंसिडर होंगे ना वो। तो ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर नंबर के साथ आती है, पॉइंट वाले नंबर उसमें आना सेंस नहीं बनाते, तो क्या होते हो आप, तो आपका डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, ठीक है। और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, आपके पास पॉइंट वाला डेटा उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। जैसे एज पॉइंट में आती है, हम लोग ऐसे किस तरह बताते हैं, नॉर्मल हम प्रॉपर नहीं बता रहे होते कि भाई 20 साल 21 साल, हालांकि कुछ डेज ऊपर या नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन हम प्रॉपर बता रहे होते हैं, ठीक है। हाइट, हाँ, हाइट हम बोल सकते हैं, हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ, नाइस, परसेंटेज हो सकती है। तो यहाँ पर सबका सब क्या है, ये कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है, नाइस, बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स मिल गई हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, हम इसको पहले ही पढ़ चुके थे, एक मतलब हमने इसको रिकैप कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन जल्दी से इसको पास करते हैं कि सबसे पहले तो समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है जी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा का सेंटर लोकेट करना, ठीक है, डेटा का सेंटर लोकेट करना बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रल लोकेट करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से, मीन और मीडियन, ठीक है। मॉड एक अलग चीज़ होती है, मॉड हमें क्या बोलेंगे, रिपीटेड नंबर के बारे में आइडिया देता है, ये रिपीटेड डेटा के बारे में आइडिया देता है, ठीक है। लेकिन ये मीन और मीडियन आपके क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मीन अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से मीन कैलकुलेट होता है, हाँ भाई,
जितने भी नंबर्स हैं उनको सम करें, डिवाइड कर दें टोटल के साथ। हाँ एवरेज, मीन या एवरेज एक ही बात है, ठीक है, मैं एवरेज भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल आई थिंक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। मीडियन क्या होता है? बिल्कुल, ठीक है। अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, लेट से थाउजेंड्स ऑफ रोज पे जा रहा है, तो हम जो नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, एक हमने ट्रिक पढ़ी होती है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। लेट से मेरे पास एक डेटा है और मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, पहले से ही क्या कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ताकि बाद में उसको अरेंज ना करना पड़े। लेट से एज का डेटा ये मेरे पास, एक एज मेरे पास मौजूद है 12, एक है 14, फिर 15, ठीक है, फिर 16, फिर 19, 21, 23, 25, 25 दोबारा आ गया, ठीक है। और उसके अलावा लेट से 27 और फिर दोबारा से 27, लेट से ये एज आ गई, ठीक है। अब ज़रा काउंट करें, डेटा छोटा सा है तो कितने नंबर है टोटल डेटा के अंदर? 11 आ रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर है? 11। तो बहुत सिंपल सा है, छोटा सा डेटा है, आप बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, सेंटर वाले नंबर पे आ जाए, ठीक है। मतलब हाफ लेफ्ट पे छोड़ दें और हाफ राइट पे छोड़ दें और सेंटर वाले नंबर पे खड़े हो जाए। कौन सा नंबर होगा? ये सिर्फ ये वाला होगा अभी, ठीक है। इसके लेफ्ट पे कितने नंबर्स हैं? 5, राइट पे भी कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, हाँ 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो सेंटर वाला आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा? मीडियन बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये सिंपल तरीका, अगर आपके पास जो डेटा की क्वांटिटी अगर वो ऑड नंबर में हो, 11 नंबर है ना टोटल ये, तो क्या होगा, सेंटर वाला आपका ऑटोमेटिकली मीडियन बन जाता है, ठीक। लेकिन अगर ये लेट से ऑड क्वांटिटी नहीं होती, इवन क्वांटिटी होती, लाइक ये होते 12, 10, 14 इस तरह के नंबर्स होते, तो फिर क्या करते हैं हम, लेट से मैं एक नंबर पढ़ाता हूँ, एक स्टूडेंट और आ गया क्लास में, लेट से 10 ईयर का है वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें सेंटर के 2 नंबर उठा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या होता है, हम लोग इस तरह से इसको देखते हैं, यहाँ से एक नंबर कैंसिल करें, यहाँ से एक कैंसिल करें, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल हुआ, फिर यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। अब बीच के 2 को तो नहीं करना, सही है। इन दोनों को क्या करेंगे, बीच में 2 नंबर आए, इनको प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से और हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, हाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 डेटा आ गया, ठीक है, 20 वैल्यू आ गई एज की। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, हमारी क्लास के अंदर जो मीडियन एज है स्टूडेंट्स की वो कितनी है, 20 एज है, मीडियन एज 20 है, सही है। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं। अच्छा ये छोटा डेटा है तो इसको हमने ट्रिक को अप्लाई कर लिया, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा डेटा हुआ तो क्या होता है, उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जैसे फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए हम उसका मीडियन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या, उस पर नहीं जा रहे फिलहाल के लिए हम, तो बस ये समझें क्या करेगा वो, ये सबका सब काम हमारा जो पांडास है ये खुद कर देता है। नमपाई भी हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देता है, मीन मीडियन मोड निकालने का काम ये हमने इसके ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ रखे हैं, सही है। चलें अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ज़रा बताएं कि मीन और मीडियन मतलब दोनों ही सेंटर बताते हैं, ठीक है, लेकिन किसको कब यूज़ करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम? मीन और मीडियन दोनों ही भाई सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो कौन सा वाला मतलब मुझे किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए, कब मैं मीन यूज़ करूँ, कब मीडियन यूज़ करूँ और कब दोनों यूज़ कर सकता हूँ, ये किस तरह से पता चलेगा? जब इवन नंबर और शायद मीडियन सोचें। आउटलायर, बिल्कुल अगर आउटलायर हुआ तो क्या होगा, मीन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। अब इमेजिन करें ना, ये मैंने एज लिखी हुई है, एक बंदा आ गया यहाँ पर, लेट से कोई स्टूडेंट के साथ उसके ग्रैंड पेरेंट आ गए, ठीक है, या ग्रैंड फादर आ गए और उनकी एज पता चला भाई उनकी एज है 110 साल, पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। ये मैंने देखा है, मतलब एक स्टूडेंट बता रहे थे कि उनकी दादी की एज 110 साल है, माशाल्लाह अभी भी हेल्दी है वो, तो काफ़ी हैरानी हुई कि हम लोग तो कराची वाले तो बहुत कम लाइफ स्पैन के साथ आते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। हाँ 60-100 पर ज़्यादा बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उनकी 110 बोलिए बहुत हेल्दी है, सब काम करती हैं, ठीक है। तो एक शॉकिंग थी, लेकिन लेट से 110 नंबर आ गया, ठीक है, जो कि क्या कंसिडर होगा, आउटलायर। अब ज़रा सम करें, अगर मीन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं मीन निकाल रहा हूँ तो क्या पता चलेगा मुझे कि मेरा सेंटर नहीं हटाता नहीं है, मैं चले बताता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल निकालें जल्दी से और सम करके बताएं, या 1 मिनट में खुद ही लिख देता हूँ।
कैलकुलेटर खोलता हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या नंबर्स हैं? 10 प्लस 12 14 15 16 19 21 23 25 25 27 27। अच्छा, फिलहाल हमने इतना रखा, अभी आउटलायर डेटा में मौजूद नहीं है, तो मीन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। टोटल कितना सम बना इसका? 234, और टोटल कितने नंबर्स थे? 11 थे। इस 234 को मैंने डिवाइड कर दिया 11 के साथ, कितनी मीन आ रही है? 21 आ रही है। और मेरा मीडियन कितना निकला था? 20 निकला था, करीब करीब है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सही है। सर 13 से डिवाइड होता है। 13 थे, 11 थे। एक मिनट, 11 थे ना, तो आई थिंक 12 हो गई है। वन टेक को कंसीडर नहीं किया अभी हमने, अभी आउटलायर कंसीडर नहीं किया, पहले सिंपल मीन निकाल रहे हैं। तो चलें 234 को दोबारा से डिवाइड करते हैं 12 के साथ, कितनी आ रही है? 19.5, ठीक है। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 20 बन जाएगा, जो मतलब मुझे मीडियन बता रहा है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा पर मीडियन कैलकुलेट करें तो मुझे क्या पता चल रहा था? 21 निकल रहा था ना मेरा मीडियन, ठीक है। और मेरा अभी मीन क्या आया? 19.5 आया। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा 20 हो जाएगा, और 20 और 21 करीब करीब है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। तो अब चलते हैं, अगर मैंने 110 को भी कंसिडर कर लिया, ठीक है, किसके अंदर? मीन के अंदर, मतलब मैं इन तमाम नंबर्स को सम कर रहा हूँ और इन नंबर्स के अंदर मेरा मीन भी शामिल है, तो क्या हो जाएगा ये? 234 प्लस 110, 344 डिवाइड करेंगे किसके साथ? 13 के साथ, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 26 ईयर्स बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अभी इसको मीडियन से निकालें, जरा जल्दी से बताएं, मीडियन से क्या निकल कर आएगी ये? 23। हाँ भाई, मीडियन से 23। कितने नंबर हो रहे हैं टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 हो रहे हैं ना, तो 6 लेफ्ट और 6 राइट, 21 आएगा। तो मीडियन अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, मीडियन अभी भी अपनी उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ है जब पहले था वो, सही है। और ये डेटा का सेंटर भी है, अगर आप लोग देखें हाफ डेटा राइट पर, लेफ्ट पर, हाफ डेटा राइट पर, तो अभी भी सही लोकेशन पर है। लेकिन मीन क्या हो गया? कहाँ चला गया? 26 पे चला गया, सिर्फ एक नंबर की वजह से। अगर इस तरह के मेरे पास डेटा में एक से ज़्यादा आउटलायर्स हुए तो डेटा का सेंटर नहीं बताता सही तरीके से, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मीन का जब यूज़ करते हैं जब आउटलायर ना हो, और मीडियन का जब यूज़ करते हैं जब आउटलायर हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में मीडियन हमें सही आंसर देगा, ठीक है। और अगर आउटलायर नहीं है तो फिर आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों तकरीबन करीब करीब आंसर देते हैं फिर हमें, सही है भाई। चलें मोड बताएं जरा, मोड क्या होता है? हाँ चलें, अब मुझे इसी में देख के बता दें, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो मोस्ट रिपीटेड है? 25, 27। बिल्कुल, तो इसका दो मोड पॉसिबल है, ठीक है। पांडा से पढ़ा था कि हमें एक से ज़्यादा मोड्स मिला करते थे, ठीक है। तो इसके 25 27 दोनों मोड्स हो सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ज़रा पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। अब मुझे एक चीज़ बताएं ज़रा, ये आपने मीन मीडियन मोड समझ लिया। लेट से मेरा डेटा है कुछ, ये 0 है यहाँ पे है लेट से -15, और यहाँ पे है +15, ठीक है। जरा मुझे सोच बताएं इसका मीन क्या निकलेगा? 0। बिल्कुल, मीन क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन लेट से एक और डेटा है, उसके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं? लेट से हम बोलते हैं -100, ठीक है। और सिर्फ 3 नंबर्स लिख रहा हूँ मैं फिलहाल समझाने के लिए। 0 लिखा मैंने, और फिर यहाँ पे दोबारा से मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। अब इसका भी मीन क्या निकलेगा? 0। लेकिन अब मुझे सोच के बताएं कि क्या ये दोनों टाइप्स के जो डेटा है वो सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट डेटा है। देखें, एक सिर्फ -15 से 15 तक का डेटा है, और एक -100 से 100 तक का डेटा है, लेकिन दोनों के मीन क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। मीडियन निकालेंगे वो भी सेम आएगा, लेकिन दोनों डेटा क्या है? दोनों डेटा डिफरेंट टाइप्स के डेटा है, सही है। तो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी वाली मेजरमेंट्स होती है ना,
वो इस तरह के डेटा पर फेल हो जाती है। मतलब वो हमें डेटा के बारे में मतलब मीन तो सही बता रहा है वो, लेकिन मुझे उस मीन या मीडियन की मदद से डेटा का आइडिया नहीं हो रहा कि डेटा किस तरह का है, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है, किस तरह का डेटा है, मिनिमम क्या उसका मैक्सिमम क्या, मुझे उससे आइडिया नहीं हो पा रहा। सही है, तो सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी तक ही रुकते, मतलब सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के नहीं रुक जाते, हम क्या करते हैं इसकी डेटा की कुछ और परफॉर्मेंस या कुछ और चीज़ें भी हम मेजर करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं डिस्पर्शन, कि डेटा मेरा कितना स्प्रेड हुआ है। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, डेटा का स्प्रेड हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो डेटा के स्प्रेड को जब हम निकालने जाते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो एक सिंपल सा पैरामीटर आता है, रेंज कहलाता है। वो क्या होता है, वो रेंज। अब लेट्स अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई डेटा की रेंज क्या, तो आप क्या बताएंगे? रेंज 30 है। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, आप लिखेंगे 15 माइनस और फिर माइनस का 15 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस, और 15 प्लस 15 30। तो आप बोलेंगे भाई ये डेटा की जो रेंज है ना वो 30 नंबर्स पे मुहित है, 30 नंबर्स पे ये कवर हुआ हुआ है, समझ रहे हैं। ये -15 से इसका मिनिमम है और मैक्सिमम कहाँ तक है, 15 तक। तो अगर आप -15 से ही चले, -15 से 0 15 नंबर्स, और फिर 0 से लेके आगे फर्दर 15, ये भी कितना हो गया आपका 15। तो 15 प्लस 15 30, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि डेटा की जो रेंज है ना वो 30 नंबर्स तक की है, सही है। लेकिन यहाँ पर वो जो रेंज है वो कितनी है, वो 200 जा रही है, सही है। तो सबसे पहले तो हमने आइडिया लगाया कि हमारा डेटा की रेंज क्या होती है। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले रेंज को देख लेते हैं। लेकिन रेंज अगेन हमें गलत आंसर दे सकता है, किस केस में, अगर डेटा में आउटलायर मौजूद हो। डेटा में अगर आउटलायर मौजूद हुआ तो हमें फिर क्या मिलेगा, सब समझे बात को। अगर एक नंबर भी यहाँ पे 100 के बजाय लेट से यहाँ पे 1000 आ गया, ठीक है, सिर्फ एक नंबर आया 1000 का, बाकी सारे नंबर्स कहाँ तक थे आपके, 100 तक नंबर से। आपके सारे नंबर्स जो थे बहुत सारे वो -100 से लेके 100 तक के दरमियान लोकेटेड थे, लेकिन सिर्फ एक नंबर 1000 आ गया। तो अब आप क्या बताएंगे इसकी रेंज क्या हो गई है, कितनी हो जाएगी, 100 यहाँ का लेफ्ट साइड का और 1000 वहाँ का, 1100 हो गया। तो रेंज कहाँ चली गई, सिर्फ एक नंबर की वजह से। तो रेंज इतना रिलायबल नहीं होता डेटा के डिस्पर्शन को देखने के लिए, ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, दूसरा स्टैटिस्टिकल मेजर क्या होता है, वेरिएंस। हम वेरिएंस चेक करते हैं फिर, ठीक है। और वेरिएंस हमने इसको डिस्कस किया था कि वेरिएंस क्या बताता है हमें। लेट्स से ये मेरा डेटा है, ठीक है। पहले इसको विजुअली समझ लें, फिर हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। लेट्स से ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, और कुछ भी क्वांटिटी कंसीडर कर लें। लेट से एज है, सैलरी है, कुछ भी है, ये इस तरह से स्प्रेड हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, लेट से इसको एज बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इस डेटा का मीन निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं इसका मीन निकालता हूँ। मीन में कितनी वैल्यू पता चलती है मुझे, एक वैल्यू पता चलेगी। लेट से हमने जब मीन निकाला ना तो एक रैंडम नंबर कंसीडर करें, लेट से 20 आया मीन। कितना आ गया मीन, 20 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 20 पे एक लाइन बना दूँगा। ये इस तरह से मैंने लाइन बनाई, लेट से यही मेरी 20 की वैल्यू है और सीधी बन जाए बस, चल। तो अब ये मेरी किसकी लाइन है भाई, ये मीन लाइन है जो 20 पे बनाई गई है, सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके हर पॉइंट का इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाला जाता है। वेरिएंस डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है कि आपने हर डेटा पॉइंट का मीन से डिफरेंस निकालना है, मतलब मीन से माइनस करना है आपने। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, x माइनस एक्स मीन। x को आप एज कंसिडर कर लें, x को आप सैलरी कंसिडर कर लें, x को आप हाइट कंसिडर कर लें, कुछ भी कंसिडर कर लें, आपकी मर्जी। अभी हमने फिलहाल यहाँ पे एज दिया हुआ, तो हम इसको एज बोल लेते हैं। तो आपकी हर एज की वैल्यू आपकी मीन 1 से माइनस हो रही होगी, सही है यहाँ तक। अब मुझे सोच के बताएं कि कहीं पर नेगेटिव कहीं पर पॉजिटिव मिलने के चांसेस हैं। अब लेट से ये जो पॉइंट है ये लाइन से आगे लाई कर रहा है। लेट से कि ये पॉइंट की वैल्यू बनती है 23, ठीक है। तो अगर मैं 23 माइनस 20 करूँगा मुझे क्या आंसर मिलेगा, 3 मिल जाएगा। पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, सही है, समझ आ रही है। तो राइट साइड पे तमाम आंसर किस तरह मिलने वाले हैं, पॉजिटिव मिलेंगे मुझे, सही है। लेकिन मैंने माइनस किसको किया, एक्चुअल डेटा माइनस मीन किया मैंने। एक्चुअल डेटा को माइनस के साथ माइनस किया मीन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, अब जब मैं यहाँ पर आया तो लेट से हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और इसकी एज आ रही है लेट से 18। इसकी कितनी एज आ रही है, 18 आ रही है। अब जब मैं 18 माइनस 20 करूँगा मुझे आंसर किस तरह मिलेगा,
माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का आंसर मिलेगा, मतलब ये सारे लेफ्ट साइड वाले जो पॉइंट्स हैं ये मुझे नेगेटिव आंसर देंगे। सही है। अब समझे बात को, अगर मैं राइट साइड वाले पॉजिटिव नंबर्स लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव नंबर्स के साथ सम करने की कोशिश करूं तो क्या कुछ माइनस वाला इफेक्ट शामिल होगा या नहीं होगा? मतलब मेरे नंबर्स प्लस होने के बजाय माइनस होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कर तो प्लस रहा हूं लेकिन माइनस क्योंकि लेफ्ट में नंबर्स मौजूद है तो क्या होगा, ओवरऑल मुझे नंबर बड़ा होने के बजाय क्या हो जाएगा, छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ रहे बात को? तो इसीलिए वेरिएंस में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर निकाल देते हैं ताकि हमारे पास नंबर अगर नेगेटिव भी हो ना तो वो भी पॉजिटिव बन जाए और फिर हम उसको सम कर सकें। मतलब जो एक नेगेटिव साइन की वजह से उसका एक इफेक्ट खत्म हो रहा था वो हमारे पास से क्या हो जाए, इग्नोर हो जाए, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर के साथ। टोटल नंबर या टोटल ऑब्जर्वेशन आप जो भी इसको नाम दे दें। ठीक है, ये इसका होता है फॉर्मूला कि सिंपल हर नंबर माइनस होगा आपके उस डेटा के मीन के साथ और फिर इसका स्क्वायर करेंगे हाथ के हाथ और फिर डिवाइड करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बनेगा, वेरिएंस बनेगा। ठीक है, और वेरिएंस क्या बताता है आपके डेटा के स्प्रेड को बताता है। किसको बताता है, डेटा के स्प्रेड को। लेकिन एक मसला है, वो मसला क्या है, एज हमारे पास किस में होती है, मंथ्स में, वीक्स में, सेकंड्स में, किस में हम बताते हैं, ईयर्स में बताते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, सालों के हिसाब से अपनी एज बताते हैं ना हमेशा। तो अब समझे बात को, जब हम लोगों पर स्क्वायर किया ना तो क्या होगा, आपके पास ऊपर जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ऊपर जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, ईयर। भाई ऊपर मैं किन वैल्यूज को माइनस कर रहा हूँ, एज को एज के मीन के साथ माइनस कर रहा हूँ। तो ऊपर अगर मैं यूनिट कंसीडर करूँ वो यूनिट भी कितना हो जाएगा, एज हो जाएगा, और उसका स्क्वायर भी होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका एज स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फिजिकल मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन सिंपल है, समझे। मैं किस क्वांटिटी को ऊपर सम कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, ऊपर वाली में ही क्या वैल्यूज हैं, एक्स में भी हम एज को कंसीडर कर रहे हैं और एज मान रहे हैं कि हम ईयर्स में हमने बात की थी, 23 साल, 18 साल, 20 साल, ये ईयर्स में आ रही है बात। तो क्या होगा, अगर मेरा नंबर स्क्वायर हो रहा है ना तो डेफिनेटली उसका यूनिट भी क्या होगा, उसके यूनिट पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आ रही तो इसको इस तरह देखें, मुझे जरा बताएं ये क्या शेप है, स्क्वायर है, थोड़ा सा वियर्ड बन गया लेकिन इमेजिन करें ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बोलता हूँ ये वाली साइड 4 है तो बाकी सारी साइड में कितनी होंगी, 4 होंगी। अब मैं बोलता था मुझे ये तो बताओ भाई कि इसने जो टोटल एरिया कवर किया वो कितना बदला है, तो आप क्या करेंगे, ये एरिया निकालना है। मतलब ये स्क्वायर है ना, इन 4 साइड से मिलकर कुछ एरिया कवर कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे जरा वो बताएं कि कितना बनेगा एरिया, तो क्या बताएंगे आप, 4/4 करेंगे ना, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऐसे ही है। लेकिन किसी भी 2 साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, बस चारों को नहीं करना, 2 साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो मुझे बताएं यहाँ पे इसका यूनिट भी तो होगा ना भाई। लेट्स मैंने बोला 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, लेट्स से इन 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्या आंसर आएगा उसका, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। पावर क्या होती है, सम हो जाती है। जब सेम आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है ना किसी दूसरे वेरिएबल के साथ तो पावर सम होती है आपकी। ये अलजेब्रा का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो कितना हो गया, यूनिट स्क्वायर में आ गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, हमने तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया लेकिन उधर हम क्या कर रहे थे, उधर हम खुद से स्क्वायर लगा रहे थे। तो हमारी क्वांटिटी नंबर के साथ साथ जो यूनिट है ना उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही मसला होता है वेरिएंस का कि वेरिएंस हम निकाल तो लेते हैं लेकिन सिंस उसका यूनिट स्क्वायर में होता है तो हम अच्छे से उसको बता नहीं पाते। सही है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये एरिया तो है नहीं कि हम इसमें स्क्वायर वाली टर्म का यूज कर लें। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद एक आपका थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या करते हैं, हम सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए जो हमने वेरिएंस निकाल के रखी होती है ना उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं बस। तो वेरिएंस की मेरे पास जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में डालेंगे और हमें एक सिंपल आंसर मिल जाएगा। और इस स्क्वायर रूट में डालने की वजह से हमें जो आंसर मिल रहा है बेसिकली वो आंसर पर से, उस आंसर पर से ये जो स्क्वायरिंग इफेक्ट है ना, यूनिट पे जो स्क्वायर आ गया था ये भी खत्म हो जाएगा। ये समझ रहे हैं बात, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी बिल्कुल। अगर आप लोग समझ पाते हैं इस बात को तो मुझे बताएं, वरना मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलें। तो वो क्या निकलता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन पर हम ये बताते हैं, अब समझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब ये बात। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे लेट से मिलती है 3 मिलती है। ठीक है, कितनी मिली, 3 या कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम इसको किस तरह बताएंगे, हम ये बोलेंगे कि जो मेरी
डेटा के अंदर वेरिएंस है ना, वेरिएंस सॉरी, जो डेटा का डिस्पर्शन है, जो डेटा फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ डेटा, उसकी कितनी वैल्यू है 3। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हर वैल्यू या जो ऑलमोस्ट वैल्यूज है मेरी वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे डेटा से आगे या पीछे की तरफ है। समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे 3 मिल जाती है या 2 मिल जाती है, मैं उसको किस तरह से बोलूँगा कि मेरे डेटा के अंदर जो स्प्रेड है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का है। मतलब इन अदर वर्ड्स कि मेरा जो मीन से डेटा है, मीन लाइन है ना सेंटर पे, मीन लाइन से मेरा डेटा कितना दूर है? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हम इसको बोल रहे होंगे, ठीक है? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अब वो राइट साइड पे भी दूर हो सकता है और वो लेफ्ट साइड पे भी दूर जा सकता है। समझ रहे बात को? हम वर्ड ये वाला यूज करेंगे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कितना कि वो 2 उसकी वैल्यूज आगे भी हो सकती हैं मेरी मीन से और 2 पीछे भी हो सकती हैं। ये समझ रहे हैं? ये लाइन के रेफरेंस से बात हो रही होती है। चलें जरा ये एक्सरसाइज है छोटी सी, इसको करें ताकि आपको वेरिएंस का आइडिया हो जाए जल्दी से। ये मेरे डेटा पॉइंट्स है 3, 2, 1, 4, 1, 5, 4, ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं और मैंने क्या किया, इसका मीन निकाला। सबसे पहले तो इसको जरा सम करें, सम करें कितना बनेगा ये नंबर टोटल? 15। मीन निकालने से क्या बनेगा? मीन कितना बनेगा? 3 5 15, 5 आ जाएगा। 15 है ना सम और टोटल नंबर 5 है। भाई सम कितना है? 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 5 डिवाइड किया कितना आ गया? 3 आ गया, सॉरी 5 मैंने बोल दिया था, 3 आ गया, ठीक है? 3 मीन आ गया। अच्छा अब क्या था फॉर्मूला में? x माइनस एक्स मीन करना होता है, ठीक है? अब जरा यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, तो हमने हर नंबर को उसके मीन के साथ माइनस किया। 3 माइनस 3 किया कितना बचा? 0। 2 माइनस 3 किया कितना बचेगा? माइनस का 1। इधर नहीं देखेंगे तो हमने स्क्वायर कर दिया उसको, ये हमने स्क्वायर कर दिया, सिर्फ इसको माइनस करके बताया। 2 माइनस 3 कितना होगा? माइनस का 1। 1 माइनस 3 माइनस का 2। सिमिलरली 5 माइनस 3 पॉजिटिव 2, 4 माइनस 3 1। लेकिन जब हमने सबका स्क्वायर किया तो सबका आंसर किस तरह मिलेगा? हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब इसका हम सम करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे दोबारा किसके साथ? 5 के साथ। इसको सम करें कितना बनेगा? 5 5 10 हो जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, कितने हो जाएंगे नंबर? 2 आ जाएगा। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 5 है ना भाई, ठीक है? 0 अगर 0 हो गया तो 0 की गलती तो नहीं है ना, वो भी तो एक नंबर कंसीडर होगा। तो 10 डिवाइडेड बाय जब 5 करेंगे तो 2 मिलेगा। तो ये हमें क्या मिल रहा है? वेरिएंस मिल रही है, ये वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। ये देखें ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बन रही है, कहां से रहेगा? और वेरिएंस का मसला क्या देखा था कि जो यूनिट है ना वो हमारा स्क्वायर के साथ आ रहा होगा, तो इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, लेकिन हम इसकी मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताते हैं। अब लेट्स से अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालूं, क्या आंसर आएगा उसका? हाँ भाई, अगर मैं 2 डबल स्टेरिस 0.5 लिखूं तो क्या पता चलता है मुझे 1.41 मिल रहा है। ये पता है ना डबल स्टेरिस क्या करता है? पावर लगाने का काम करता है। पाइथन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होता है। तो 1.41 आ गया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो डेटा है वो मीन से 1.41 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है। दोबारा जो मेरा डेटा है मीन से, मीन कितना मेरा? 20। इसी डेटा को कंसिडर कर रहे हैं। 20 एज हमने मीन कंसिडर करी 30 वाली को, ठीक है? या अगर अपने डेटा पर आ जाए, जो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली 3 निकाली, ठीक है? 3 हमारी मीन की वैल्यू होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो डेटा है ना, किसी भी चीज़ का डेटा है, सैलरी हो सकती है, एज हो सकती है या कुछ भी, तो जो डेटा पॉइंट है वो मेरा मीन वैल्यू से 1.4 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है। अब वो राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। समझ आया थोड़ा सा? बेसिक डिफरेंस क्या है जी, बेसिक डिफरेंस क्या है? देखें डिफरेंस अगर हम देखें ना तो वेरिएंस भी स्प्रेड बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या बताता है? स्प्रेड के बारे में बताता है। लेकिन वेरिएंस को मसला ये आता है कि फॉर्मूले की अकॉर्डिंग जो कि हम निकाल रहे हैं उस पर स्क्वायर आ जाता है। जी, पॉजिटिव करने के लिए। अब फॉर्मूला डिजाइन असल में इस तरह से किया गया कि स्क्वायर करते थे, वरना अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ रहे हो ना, तो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट साइन लगा दूँ, आपको पता होगा एब्सोल्यूट क्या करता है? वो भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो फिर हम इस वाले वेरिएंस की मदद से, आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, NAV बोलते हैं शायद, या
एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, एब्सोल्यूट वेरिएंस करके इसका कुछ नाम दिया जाता है कि क्या हुआ, हमने स्क्वायर करने के बजाय माइनस करके नंबर्स को स्क्वायर करने के बजाय हमने उसका क्या किया, एब्सोल्यूट कर दिया, मतलब खुद से पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। और फिर जब सम करके हम उसको निकालेंगे तो हम फिर वेरिएंस का भी यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन स्क्वायर वाले के अंदर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम सही से बता नहीं सकते ना। अब लेट से अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे वेरिएंस मिल रही है कितनी, यहाँ पे कितनी वेरिएंस आई थी, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 2 वेरिएंस आई थी, सही है। अब लेट से अगर ये एज का डेटा है, एज है, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या इस तरह से बोलूँगा कि 2 एज स्क्वायर का डिफरेंस है मेरे डेटा के अंदर, 2 एज स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है डेटा पॉइंट के अंदर। बड़ा वेट से नहीं लग रहा, एज स्क्वायर मतलब एरिया थोड़ी है जो हम स्क्वायर लगा रहे हैं, वही बात समझ रहे हैं। तो इसी वजह से वेरिएंस को हम सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक रखते हैं, लेकिन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल के छोड़ते हैं ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकले और फिर हम प्रॉपर तरीके से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकें, सही है। खैर, तो ये आपके पास हो गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा लेंथी इसको समझाना पड़ेगा, क्या करें, नेक्स्ट क्लास में इसको देखें, चलें इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।